अस्सलाम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 की सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है जो हम शुरू करने लगे। इससे पहले हमने तमाम बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, टर्म्स पढ़ ली सारी की सारी, सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप्स पढ़ ली हमने जो सिस्टम की थी, और प्रॉपर्टीज़ की भी टाइप्स पढ़ी हमने बहुत सारी। तो जाहिर सी बात है वो आपने भी फ्रेश तो नहीं है तो जहन में होंगे आपके। अब हमारा जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ओवरऑल वैसे तो ये आसान है ही, पर क्योंकि आप रटे और डेरिवेशन और ये सारी चीज़ों से निकल गए तो और आसान हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा और सुना हुआ है कि एनर्जी के नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एनर्जी को ना आप बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, अलबत्ता उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आप कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैंने क्या बताया कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी भाई? दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, जिस डायग्राम से बात समझ में आएगी वो डायग्राम ये है। कंटेनर में गैस भरी हुई है जिसकी इंटरनल एनर्जी E1 है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो E1 है। ये उसका वॉल्यूम है V1। ये बाहर से प्रेशर लग रहा है P, आपने उसको हीट प्रोवाइड किया। हीट प्रोवाइड करने से उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई E2। जब उसकी इंटरनल एनर्जी E1 से E2 होगी तो गैस एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो पिस्टन ऊपर धक्का देगा। पिस्टन ऊपर धक्का देगा तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा V2, और पिस्टन के ऊपर होगा वर्क जो कि ऑब्वियसली कौन करेगी? गैस। ये एक सादा सा एक्सपेरिमेंट है। एक दफ़ा और सुन लें, कंटेनर में गैस भरी हुई है जो आपका सिस्टम है, उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी E1 है हीट देने से पहले। जब आपने मॉलिक्यूल को हीट प्रोवाइड की तो इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़ के E2 हो गई। ठीक है भाई, इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़ के E2 हो गई। उस एनर्जी को इस्तेमाल करके गैस एक्सपेंड हुई तो पिस्टन ऊपर गया। पिस्टन ऊपर गया तो उसका जो वॉल्यूम है वो V1 से बढ़ के V2 हो गया, और उसने डिस्टेंस कवर किया, लिहाजा उसने वर्क किया। अब इस डायग्राम में एनर्जी की तीन फॉर्म्स हैं। ये बात जहन में रहे कि हमें जो मेन टारगेट है वो हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और जो तीन फॉर्म्स यहाँ पर हैं वो इन दोनों में से ही होंगी। जो थर्मोडायनेमिक्स कुछ और तो पड़ेगा नहीं। तो जो हीट एनर्जी है वो तो है ही हीट एनर्जी, नाम ही उसका हीट एनर्जी है। जो इंटरनल एनर्जी है वो भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, एक तरह से पार्टिकल मोशन करने में इस्तेमाल करते हैं उसको, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, हीट एनर्जी है। ई क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसकी एनर्जी है? मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर फ्री मोशन, तो उसका मतलब है वो कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक। और पिस्टन डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस जब कवर होता है तो भी मोशन होती है, और मोशन होने का मतलब भी कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक। तो तीन एनर्जी में से दो एनर्जी काइनेटिक है, एक इंटरनल और एक कौन सी? वर्क। और एक हीट एनर्जी है, और यही दो तरह की एनर्जी अलाउ है टॉपिक में। अब बात समझने वाली ये है कि अगर आप हीट नहीं देते तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बढ़ती, और हीट नहीं देते तो वर्क भी नहीं होता। तो हीट पे डिपेंड, जनरली स्पीकिंग, जो आगे कंडीशन आएंगी वो अलग बात है, पर जनरली स्पीकिंग हीट पे डिपेंड कर रहा है ये दोनों। हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हीट दोगे तो वर्क होगा। तो हीट पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं। इस बात को बेस बना के यहाँ पे कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन जाता है Q बराबर है डेल्टा E प्लस डेल्टा W। यानी आपने हीट दिया, हीट देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और साथ में वर्क हो गया। अब आपके लेवल पे जो काम की बातें हैं वो ये है कि देखो, हीट तो हीट है,
इंटरनल एनर्जी के साथ डेल्टा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हीट का ताल्लुक E1 से नहीं है और E2 से भी नहीं है। E1 तो हीट देने से पहले है और E2 में E1 शामिल है, लिहाजा हमारा ताल्लुक है इंक्रीज से। हीट का काम है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना, जो पुरानी इंटरनल एनर्जी है उससे हीट का कोई वास्ता नहीं, तो लिहाजा यहाँ पे E1 भी नहीं ले सकते और E2 भी नहीं ले सकते, तो डेल्टा ही लिया है। इसी तरह वर्क जो होता है आपको पता है F×X होता है, और यहाँ पे जो X होगा वो डेल्टा X होगा, क्योंकि ये अगर डायग्राम आप देखें तो डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे डेल्टा X। अगेन यहाँ पे भी सेम कहानी है कि आप V1 के करस्पॉन्डिंग X1 नहीं ले सकते क्योंकि वो हीट देने से पहले, और V2 के करस्पॉन्डिंग X2 नहीं ले सकते क्योंकि वो हीट देने के बाद ज़रूर है पर उसमें X1 शामिल है। डायग्राम देख लें आप, जो V2 है उसमें V1 शामिल है, तो V1 भी नहीं ले सकते, V2 भी नहीं ले सकते, जैसे X1 नहीं ले सकते तो X2 भी नहीं ले सकते, तो डेल्टा X लेना पड़ेगा और डेल्टा भी लेना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे X के बाद X1 और X2 अलाउ नहीं है, क्या लेना पड़ रहा है, डेल्टा X लेना पड़ रहा है। लिहाजा हाँ भाई, डेल्टा X लेना पड़ रहा है, लिहाजा W के साथ डेल्टा लगा हुआ, जो ये मैसेज दे रहा है पढ़ने वालों को कि भाई आपको सिर्फ वो हीट काउंट करनी है जिसने वर्क करा है। चलो जी, तो Q का फॉर्मूला बन गया डेल्टा E प्लस डेल्टा W। असल जो लॉ है ये इक्वल का साइन है, ये इक्वल का साइन शो कर रहा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 जूल की एनर्जी दी और इंटरनल एनर्जी 30 जूल से बढ़ी तो वर्क डन एग्जैक्टली 70 से होगा। अगर ये 30 जूल से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए और वर्क 65 जूल से हो जाए तो ये 95 होगा और ये 100 होगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जितनी भी हीट आप देंगे वो एग्जैक्टली दो काम करेगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो दो काम करेगी। एक काम वो ये करेगी कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी और एक काम वो ये करेगी कि वर्क डन करेगी, और इसमें कोई आगे पीछे नहीं होगा, ना एनर्जी क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। ये आ गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसकी मेन फॉर्म आ गई। यहाँ ज़रा आपको इसकी साइन पढ़ा देते हैं। हीट अगर एब्जॉर्ब होगी तो पॉजिटिव ली जाएगी, हीट अगर रिलीज होगी तो नेगेटिव ली जाएगी। डेल्टा ई अगर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। वर्क अगर बाय सिस्टम होगा यानी पिस्टन ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और वर्क ऑन सिस्टम होगा यानी बाहर से सराउंडिंग प्रेशर लगाएगी और पिस्टन नीचे आएगा तो नेगेटिव लिया जाएगा। इसकी अहमियत है, इसको आपने अहमियत देनी है। एक दफ़ा और सुन लें, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव ली जाएगी, रिलीज हो रही है तो नेगेटिव ली जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव ली जाएगी, कम हो रही है तो नेगेटिव ली जाएगी, और वर्क डन अगर सिस्टम कर रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और वर्क डन अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा है, पिस्टन नीचे आ रहा है तो नेगेटिव लिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ज़रा इसकी क्या कहते हैं कंडीशंस हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए। देयर आर फ्यू कंडीशंस। जैसे एक Q है, एक E है और एक W, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, यानी आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, पॉजिटिव। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, पॉजिटिव, और उसमें से कुछ एनर्जी इस्तेमाल करके पिस्टन को उसने ऊपर धक्का दे दिया फॉर वर्क डन, पिस्टन ऊपर चला गया तो पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो गया। कंडीशन नंबर 1 पॉसिबल है। कंडीशन नंबर 2 ज़रा समझिएगा, साइन पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, इस बात को 1 से 2 दफ़ा देख लीजिएगा वीडियो में। अगर हीट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो एक तरफ से आपने हीट दिया, पॉजिटिव, सिस्टम को हीट मिली, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, ये भी पॉजिटिव हो गया, और साथ में आपने पिस्टन को नीचे धक्का दिया प्रेशर बढ़ा के। अगर आपको याद हो तो डायग्राम में हमने बाकायदा बाहर से प्रेशर लग रहा है, और अगर बाहर वाला प्रेशर बढ़ाएंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, और पिस्टन नीचे आएगा तो वर्क डन ऑन सिस्टम होगा जो नेगेटिव होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। कोई मना नहीं है कि एक तरफ से आप हीट दे रहे हो
और दूसरी तरफ से आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हो ताकि पिस्टन नीचे आए, तो ये भी पॉसिबल है। हीट दे रहे हैं लिहाजा पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है लिहाजा पॉजिटिव है, और पिस्टन नीचे आ रहा है प्रेशर के ज़रिए लिहाजा नेगेटिव है, बिल्कुल पॉसिबल है। थर्ड केस कि ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव। सिस्टम को आपने हीट दी लिहाजा, ये थोड़ा सुनने वाला है, सिस्टम को आपने हीट दी लिहाजा पॉजिटिव है, पॉसिबल है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बजाय कम हो गई, हालांकि बढ़ना चाहिए, पर आपने साथ में बाहर वाला प्रेशर भी कम कर दिया। ये सबसे ज़रा टिपिकल है ये वाला, कि आपने बाहर से प्रेशर, यानी दो काम एक साथ कर रहे हैं, एक तो आप हीट दे रहे हैं और दूसरा बाहर वाला प्रेशर आपकी बढ़ाने के बजाय कम कर रहे हैं। तो पिस्टन को आप अलाउ कर रहे हैं कि वो ऊपर जाए। तो पिस्टन दो रीज़न से ऊपर जा रहा है, एक हीट से ऊपर जा रहा है और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर कम करने की वजह से भी ऊपर जा रहा है। तो जो हीट से ऊपर जा रहा है वो तो ये पॉजिटिव है, और जो इंटरनल और जो प्रेशर कम करने की वजह से ऊपर जा रहा है वो उसका इन्फ्लुएंस ये आएगा कि जो डेल्टा ई होगा वो नेगेटिव होगा, और क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, इस वाली बात को मैं यहाँ अलग से शो कर रहा हूँ नीचे, ठीक है, थर्ड वाली बात को यहाँ नीचे शो कर रहा हूँ अलग से, ताकि आप इसको मैच कर सकें कि आपने मिसाल के तौर पे 100 जूल की एनर्जी दी सिस्टम को, तो 100 पॉजिटिव हो गया। अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मिसाल के तौर पे, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मिसाल के तौर पे 30 जूल से कम हो गई, यह माइनस में है ना, माइनस का मतलब डिक्रीज हो रही है, 30 जूल से कम हो गई तो -30। अब जो वर्क होगा वो 100 इस वजह से होगा और 30 इसकी वजह से। बात समझें, 100 जूल का जो वर्क है वो हीट की वजह से हो रहा है, और 30 जूल का जो वर्क है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रेशर आपने कम किया है। तो वर्क डन हो रहा है कितना, 130, 100 हीट की वजह से और 30 इंटरनल एनर्जी की वजह से, तो ये आएगा प्लस का 130, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो अभी देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 100 बराबर हो गया -30 + 130 बराबर हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपने सिस्टम को हीट दी, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई और वर्क भी नहीं किया उसने, बल्कि पिस्टन नीचे आया, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हीट गई तो कहाँ गई। हीट दो काम करती है, इस वाले केस में हीट दोनों को बढ़ा रही है, इस वाले केस में हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है, इस वाले केस में हीट वर्क डन को बढ़ा रही है, वर्क डन करवा रही है। तो इस वाले केस में हीट कर क्या रही है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना चाहिए इसको, वो बढ़ा नहीं रही, कम कर रही है। वर्क करना चाहिए, वर्क भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हीट फिर आपकी कहाँ गई। तो हीट ने इंटरनल एनर्जी को भी नहीं बढ़ाया और वर्क डन भी नहीं किया, दोनों काम नहीं किया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कोई एक काम तो करेगी, दो या तो दोनों काम करेगी या कोई एक काम करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर Q नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये देख लेते हैं ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। आपने सिस्टम की हीट एनर्जी रिलीज करवा दी, माइनस का मतलब आपकी रिलीज हो रही है, छीन ली। तो सिस्टम से हीट एनर्जी छीन ली, सिस्टम से हीट एनर्जी आपने छीन ली, उसके बावजूद इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है भाई, उसके बावजूद उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि आपने सिस्टम से ही एनर्जी छीन ली, और एनर्जी छीनने के बावजूद उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई, उसने वर्क भी कर दिया। तो ये तो जादू हो गया। सिस्टम को हमने हीट दी भी नहीं, उससे उल्टा हीट ले भी ली, उसके बावजूद उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ भी गई, उसने वर्क भी कर लिया। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तेज चलेंगे ज़रा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है,
इंटरनल एनर्जी नेगेटिव का मतलब कम हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी कम हुई, कम होकर कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर आ गई, कुछ एनर्जी ने पिस्टन को ऊपर धक्का दे दिया तो वर्क हो गया। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मिसाल के तौर पे 70 जूल से इंटरनल एनर्जी कम हो गई, 70 जूल में से 20 जूल से 20 जूल बाहर निकल गया तो माइनस में आ गया, और 50 जूल से वर्क हो गया तो वर्क पॉजिटिव हो गया। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको यहां से शुरू करें। ये नेगेटिव होने का मतलब है प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, जिसने सही से अब तक पढ़ लिया है। ये नेगेटिव होने का मतलब पिस्टन नीचे आ रहा है। पिस्टन नीचे कब आएगा? जब आप प्रेशर बढ़ाओगे। तो प्रेशर आपने बढ़ाया, पिस्टन नीचे आया, पिस्टन के नीचे आने से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, सही हो गया। और मॉलिक्यूल की जितनी एनर्जी बढ़ गई उसमें से कुछ एनर्जी उसने रिलीज़ कर दी, बिल्कुल सही हो गया। तो यही पॉसिबल है। जैसे मिसाल के तौर पर 50 जूल से आपने वर्क किया नेगेटिव, पिस्टन नीचे आया, 50 जूल में से 30 जूल से एनर्जी बढ़ गई, और 20 जूल जो है गैस ने एनर्जी क्या कर दी? रिलीज़ कर दी। रिलीज़ कर दी तो माइनस आ गई, सही होगी। 50 में से 20 से वो उसने एनर्जी बढ़ाई और बाकी रिलीज़ कर दी, पॉसिबल है। लास्ट केस क्या है? तीनों नेगेटिव। तो तीनों नेगेटिव भी पॉसिबल है। तीनों नेगेटिव कैसे पॉसिबल है वो मैथमेटिक्स में देख लें आप। -100 है तो ये -30 और -70, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सेटिस्फाई हो रहा है। याद रखें जितनी भी कंडीशन है सब मैथमेटिकली जो मैंने क्रॉस किए हैं वो मैथमेटिकली सेटिस्फाई नहीं होंगी, आप चेक कर लेना बाद में। और जो मैंने लॉजिक से टिक किए हैं वो मैथमेटिकली सेटिस्फाई होंगी। मेरा गर्ज ये है कि आप लॉजिक से समझें, मैथमेटिक्स से तो समझ में आ ही जाएगा। लॉजिक से समझें कि हाँ यार ये काम हो सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो नेगेटिव है, बाहर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, पिस्टन नीचे आ रहा है तो भी नेगेटिव है, और हीट क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है, वो भी ठीक है, रिलीज़ हो गई। इंटरनल एनर्जी में जो कमी आ रही है उसमें से हीट क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है, तो पॉसिबल है। तो ये सारे मैंने आपको कंडीशंस बताएं, केसेस। ये ज़रा किताबी बातें नहीं है, किताब से हटकर है, पर ये एप्टीट्यूड में काम की बातें आपको अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए। सही हो गई बात? अब आपको पता है फर्स्ट लॉ की कुछ और भी फॉर्म्स हैं जो कि आपको डेरिवेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फॉर्म्स से आपको पता है। एक को बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम, एक तो ऐसे आ जाती है Q बराबर है डेल्टा E प्लस डेल्टा W पढ़ लिया। फिर इसमें से एक आती है डेल्टा E प्लस F इंटू एक्स आ जाएगा इसकी जगह पे, कोई मसला नहीं है। फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की इक्वेशन है वो ये है, इसकी डेरिवेशन आप नोट्स में से देख ज़रूर लीजिएगा, पर कोई ज़रूरत नहीं याद बात करने की। तो W बराबर यहाँ पे हेयर W बराबर है P डेल्टा V के। अच्छा ठीक है कि इसके न्यूमेरिकल पेपर में क्या आएंगे? पूरे न्यूमेरिकल, लेकिन अगर आएँ तो उसकी एक ट्रिक है, बस छोटी सी एक ट्रिक है। वो ये है कि अगर ये पहली वाली इक्वेशन का न्यूमेरिकल आता है, ये वाला जिसमें सिर्फ एनर्जी है, देखिए तीनों एनर्जी हैं, तो एनर्जी की तीनों यूनिट सेम होनी चाहिए। और अगर इन दोनों इक्वेशन के न्यूमेरिकल आते हैं तो इनको करने की ट्रिक ये है कि आपको MKS सिस्टम में रहना है। ये मैंने आपको ऐसा शॉर्टकट बता दिया कि आप ना भी करो न्यूमेरिकल तो गलती नहीं होगी आपसे। आई रिपीट, अगर न्यूमेरिकल आया कौन से फॉर्मूले वाला? पहले फॉर्मूले वाला। तो तीनों जो एनर्जी की यूनिट हैं, कैलोरी है तो कैलोरी होनी चाहिए, जूल है तो जूल होनी चाहिए, किलो जूल है तो किलो जूल, तीनों में सेम होनी चाहिए। और अगर सेकंड या थर्ड फॉर्मूले का न्यूमेरिकल पेपर में आया तो MKS सिस्टम में होना चाहिए, यानी फोर्स न्यूटन में हो, डिस्टेंस मीटर में हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, प्रेशर पास्कल में हो, एनर्जी जूल में हो, तो इसको MKS बोलते हैं। ये मैंने किसके लिए बताया? सेकंड और थर्ड के लिए। डिस्टेंस मीटर में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, फोर्स न्यूटन में, प्रेशर पास्कल में और एनर्जी जूल में। ठीक है, अगर इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको मिलती है असाइनमेंट में तो आप परेशान मत होइएगा, इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे करना है आप।
अब यहाँ 2 स्पेशल केस है सिलेबस में। फिजिक्स में आप 4 स्पेशल केस पढ़ते हैं, फिजिक्स में 2 पढ़ते हैं, नहीं सॉरी केमिस्ट्री में 2 पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक कहते हैं इसको फिजिक्स में। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको पता है पिस्टन को कर देते हैं आप फिक्स, ना पिस्टन मूव करेगा ना वॉल्यूम चेंज होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। पिस्टन को फिक्स कर देंगे तो वर्क डन आपको पता है कि 0 हो जाएगा, क्योंकि जब तक पिस्टन चलेगा नहीं वर्क ही नहीं होगा। जब वर्क डन 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा QV का डेल्टा E, वर्क डन गायब हो गया। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा तो वर्क गायब कर देंगे फॉर्मूले से। इतना आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान MCQ को लाएगा कि पेपर में आया। और इसी तरह कांस्टेंट जो प्रेशर है उसकी डेरिवेशन है छोटी सी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन याद करने की। हाँ इतना याद करना है कि फॉर्मूला है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, इससे सॉल्व करते हैं आप और सॉल्व करके डेल्टा H पे रुकते हैं आप, जिसमें H बराबर है E प्लस PV के। H का नाम है इंथॉल्पी और इसकी डेफिनेशन है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। डेरिवेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं, देख लेना एक नज़र। उस डेरिवेशन में जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है E का वो ये है, E प्लस PV। H का नाम इंथॉल्पी है या हीट कॉन्टेंट है, आपको पता ही है नाम। और इसका फॉर्मूला बनता है E प्लस PV, यानी इट इज़ दी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म हो गया। इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इसका साइन कैसे लगाएंगे, कौन कौन से इसके फॉर्मूले हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, ये सब आपने डिस्कस कर लिया। अब आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक हेसेस लॉ का टॉपिक सिर्फ हमारा रह गया, जिसको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा पोर्शन जो अगर कोई रह गया, थोड़ा सा एक जो चीज़ें इसमें आती हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ते नहीं हैं पर आ जाती हैं, तो वो ज़रूरी है आपको कराना। पर हेसेस लॉ करके हम बात आगे बढ़ाएंगे। अच्छा भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तमाम केसेस पढ़ने के बाद नाउ दिस इज हेसेस लॉ ऑफ हीट सॉल्यूशन। ठीक है, हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन में अभी से प्रूफ कराऊंगा अभी इक्वेशन में। स्टेटमेंट सुन लें पहले, इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या मोर स्टेप्स में हो, ठीक है, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टेप में हो रहा है और 100 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो 2 स्टेप में होगा तो 30 और 70 हो जाएगा, 40 और 60 हो जाएगा, 50 और 50 हो जाएगा, 20 और 80 हो जाएगा, लेकिन रहेगा 100 ही। तो चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे वही रिएक्शन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में हो, एनर्जी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनर्जी मैंने आपको एक्सप्लेन की कि टुकड़ों में बढ़ जाएगी, 2 स्टेप में 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, 3 स्टेप में 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, पर उसकी जो क्या है वैल्यू है, टोटल वैल्यू, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे एग्जाम्पल कराता हूँ, आपसे कराता हूँ, आप सोचते जाइएगा, बोलते जाइएगा। जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का एक मेथड ये और एक मेथड ये। मेथड 1 में एक स्टेप है, मेथड 2 में 2 स्टेप है। आपको दिख रहा है दोनों में CO2 बन रहा है, इसमें डायरेक्ट बन रहा है, इसमें पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अब ज़रा बारी बारी दोनों की एनर्जी निकालते हैं और चेक करते हैं सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। इस बहाने आपको ज़रा इक्वेशन सॉल्व करनी भी आ जाएंगी। अब पहली वाली इक्वेशन में C फ्री स्टेट में है। क्या है फ्री स्टेट का मतलब है कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता, फ्री स्टेट में अलग पड़ा होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो 0 ली जाती है। उसका जो डेल्टा एच है लिखना चाहिए, सॉरी, जो डेल्टा एच है वो 0 लिया जाता है, 0 किलो जूल पर मोल। चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, अगर वो फ्री स्टेट में है, किसी के साथ ज्वाइन नहीं है, तो उसकी जो एनर्जी ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी, 0।
ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में होता है, आपको पता है 2 एटम ज्वाइन होते हैं, तो 2 एटम ज्वाइन है तो उसका डेल्टा एच 0 नहीं होगा, कोई भी वैल्यू होगी। मैं समझाने के लिए आपकी एक वैल्यू ले रहा हूँ, कोई भी हो सकती है। पेपर में आप जो डेटा गिवन होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह C और O का डबल बॉन्ड होता है, उसमें उसकी एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी। मिसाल के तौर पे ये ले ली समझाने के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा एक कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा एक कंपाउंड है, उसका भी कोई डेल्टा एच होगा। मिसाल के तौर पे वो ये ले लिया। अब इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए बारी बारी सॉल्व करें, और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो 1 से 2 दफ़ा वीडियो देखिएगा। पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को सॉल्व करना सीखते हैं। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है HP माइनस HR। मैंने पहले ही बताया था पिछले लेक्चर में एंडो और एक्सो पढ़ाते हुए। डेल्टा P का फॉर्मूला है HP माइनस HR। HP माइनस HR। बारी बारी में आपको HR और HP निकालना सिखाता हूँ। पहले HR निकालेंगे, R फॉर रिएक्टेंट, H फॉर हीट कांटेंट। HR देखें यहाँ पे, पहली इक्वेशन की बात हुई कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन की एनर्जी कितनी है 0 प्लस, ऑक्सीजन की एनर्जी कितनी है, ऑक्सीजन की एनर्जी देखें कितनी है 50, तो 0 प्लस 50, HR आ गया 50। HP निकालना सीखते हैं इसी तरह। HP देखें, HP में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है CO वाले 2 बॉन्ड होते हैं, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। CO वाले 2 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड की एनर्जी है 40। यहाँ गलती करते हैं लोग, तवज्जो से सुनते नहीं। एक बॉन्ड की एनर्जी 40 है, यहाँ 2 बॉन्ड है उस जैसे, तो एक बॉन्ड की एनर्जी 40 है, उस जैसे 2 बॉन्ड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 80। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला लगाया HP माइनस HR। HP कितना है 80, HR कितना है 50, तो 80 में से 50 निकाला तो आंसर आया 30। अब यही काम सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे बारी बारी। H1 निकालेंगे अलग, H2 निकालेंगे अलग और फिर जमा करेंगे। तवज्जो चाहिए सर। तो सेकंड इक्वेशन में पहले हो रहा है C प्लस हाफ O2 CO, फिर हो रहा है CO प्लस हाफ O2 CO2। ठीक है, ये बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले डेल्टा H1 निकालते हैं। डेल्टा H1 के लिए HR, पहली वाली इक्वेशन के लिए HR हो जाएगा। C की एनर्जी 0, O की एनर्जी कितनी थी यहाँ देख लें, O की एनर्जी कितनी है 50, और हाफ लिखा हुआ है तो 50, ये इस पे गलती करते हैं लोग। 50 एनर्जी O2 की है, हाफ लिखा हुआ है तो आधा करना पड़ेगा, तो ये 25 होगा। 0 प्लस 25, ये 25 हो गया। ये HR आ गया। C की एनर्जी 0 हो गई, इसकी हो गई 25, तो 0 प्लस HR आ गया। अब HP निकालें इसका। HP में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी अलग से कितनी दी हुई है 60, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। HP इसका कितना हो गया 60। तो डेल्टा H1 कैसे सॉल्व हो जाएगा भाई, HP माइनस HR, HP माइनस HR, ये आ गया 35। अब डेल्टा H2 सॉल्व करते हैं। आपके जहन में आना चाहिए कि सर अब ये करेंगे। डेल्टा H2 का तो इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में HR निकालने हैं। पहले HR में पहले CO है, CO की एनर्जी कितनी 60, फिर O2 की एनर्जी कितनी थी दोबारा देख लें। O2 की एनर्जी कितनी है 40, 40 का आधा करना पड़ेगा क्योंकि हाफ है, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, तो 60 और 20 ये हो गया 80। फिर HP निकालना पड़ेगा। HP में सिर्फ CO2 है, CO2 में फिर वही बात बोलूँगा मैं कि CO वाले 2 बॉन्ड हैं, 40-40 वाले 2 बॉन्ड हैं, तो 40-40 वाले 2 बॉन्ड हैं तो कितना होगा भाई ये। अच्छा, एक मिस्टेक की हमने, देखें पता भी नहीं चला हमें मिस्टेक हो गई। O की एनर्जी 50 है, तो 50 का आधा 25 होगा। मैंने 20 लिख दिया, अभी सवाल ख़राब हो जाता, माजरत। अब सही हो गया, तो ये 85 है।
अच्छा, HP की एनर्जी, HP में CO वाले 2 बॉन्ड ने, एक की एनर्जी 40 है और 2 बॉन्ड ने, तो कितना होगा 40 × 2 80। डेल्टा H2 का मैंने HP - HR निकाला, 80 - 85, तो ये आ गया -5। सब आपके सामने है। ये H1 था जो 35 आया था। अब लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे एक से ज़्यादा में, एनर्जी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक स्टेप को डेल्टा H बोला था और इसको H1 बोला था और ये H2 बोला था। डेल्टा H कितना आया था आप देख लें डेल्टा H कितना आया था? 30 आया था, तो डेल्टा H आ गया 30। डेल्टा H1 कितना निकाला? 35, और डेल्टा H2 ने निकाला है -5, तो 35 प्लस -5, तो आंसर आ गया 30 = 30। अब ये पूरा सवाल देखो, प्रूफ मैंने आपके सामने किया है। 1 से 2 दफ़ा वीडियो देख लेंगे, कोई हमने अपनी अकल तो लड़ाई नहीं, डेटा इस्तेमाल किया, वैल्यू प्लेस की, सॉल्व करना भी सीख लिया आपने। दोनों तरफ आंसर बराबर आ रहा है। इससे प्रूव हो गया कि लॉ ठीक कह रहा है कि चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, एनर्जी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ कॉल्ड हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन। अब ऑफिशियली तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अलबत्ता इसमें हेसेस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस करनी है हमने। साथ में बॉन्ड एनर्जी का मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो कि आपने नॉर्मल लेक्चर में नहीं किया है। तो ये एक नई पढ़ाई होगी जो कि अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो आज के लेक्चर की 2 लेक्चर की सीरीज़ थी, वो हम ख़त्म कर रहे हैं, और एक लेक्चर और है चैप्टर 5 का, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो इस वीक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बल्कि इस लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हो सकता है कि मैं एक और लेक्चर अपलोड कर दूं, और अगर नहीं हो तीसरा लेक्चर तो फिर वो आपको अगले वीक मिलेगा। थैंक यू।